हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। आपका स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। मैं मनीष मिश्रा आपको ज्योग्राफी जो भूगोल की यात्रा में लेकर चल रहा हूं, उसमें पार्ट 3 पढ़ रहे हैं हम, भू संसाधन एवं कृषि। आपको मैंने संसाधन बताया था, उसको भूमि के रूप में पढ़ रहे हैं हम। अब तक इस जो यात्रा है उसमें हमने भूमि के जो उपयोग है वो पढ़ लिए हैं, जो भू राजस्व ने दिए थे। इसके अलावा हमने यहाँ पर पढ़ा कि भू संसाधन जो होता है वो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। भू संसाधन यानी सारा संपत्ति संसाधन पढ़े और हमने निजी संसाधन पढ़े। आज हम कृषि को लेकर साथ पढ़ेंगे और हम बात करते हैं कि भारत में कृषि भू संसाधन, कृषि भू संसाधन की बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा हम कौन सी दिशा में चल रहे हैं। हमने संसाधन भूमि के रेफरेंस से पढ़े हैं। हमने बात कर ली है कि भूमि का उपयोग किस प्रकार से होता है, पिछले वीडियोस में हमने बात कर ली है। साथ में हमने बात करी कि संसाधन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। हमने इसके अलावा हमने ये भी पढ़ लिया कि जो संसाधन होते हैं उसका किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, किन विभागों में वृद्धि हो रही है, किन में कमी हो रही है, हमने पढ़ा था। अब देखिए, भारत में कृषि भूमि संसाधन की बात करें तो किसी भी क्षेत्र में अगर हम बात करें कि कुल कृषि, यानी हम यूं पूछें कि कुल कृषि भू संसाधन या भूमि संसाधन क्या होगा, तो क्या होगा, वहां पर जिस क्षेत्र में खेती की जाएगी वो होगा, यानी निवल बोया गया क्षेत्र शामिल करेंगे हम क्या शामिल करेंगे, निवल बोया गया क्षेत्र इसमें शामिल करेंगे। साथ में क्या शामिल करेंगे, हम जो पड़ती भूमि जोड़ी है हमने वो भी शामिल करेंगे। वर्तमान पड़ती भूमि भी इसमें आएगी। और जो भूमि हम 1 साल से या 2 साल से ज्यादा छोड़ते हैं, यानी कृषि योग्य व्यर्थ भूमि भी इसमें आ जाएगी, पुरातन भूमि भी इसमें आ जाएगी, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि भी इसमें आ जाएगी। यानी हम यूं कह सकते हैं कि हमारे पास में कुल कृषि भूमि संसाधन में क्या होता है, निवल बोया गया क्षेत्र जहां पर भी हम खेती कर रहे हैं, जिस भूमि को हमने भी खाली छोड़ा है और जिसको हम खाली कुछ समय के लिए छोड़ रहे हैं वो इसमें शामिल होगा। हम ये बात कर चुके हैं कुल कृषि भूमि संसाधन की। एक बात हम ध्यान रखते हैं कि हम ये देखें कि हमारे भारत के लोगों के लिए जो कृषि भूमि संसाधन है उनका क्या महत्व है। तो आप इसको यूं समझ सकते हैं कि भारत में हम यूं मानते हैं कि जिस व्यक्ति के पास में, गांव में जिसके पास में अगर खेती की भूमि है, जमीन है, तो हम उसको अमीर मानते हैं, उसका सामाजिक महत्व मानते हैं। अगर जिसके पास में अगर जमीन नहीं होगी उसको हम गरीब माना जाता है। यानी हम मानते हैं कि जिस व्यक्ति के पास में, आपके पास में कृषि भूमि नहीं है, उसको हम गरीब की श्रेणी में मानते हैं। ये सार्थक एक सामान्य सी बात है। यानी यहां पर कृषि भूमि को आर्थिक महत्व के साथ सामाजिक महत्व भी दिया गया है। जिसके पास में ये होगा उसको हम क्या मानते हैं कि वो सामाजिक रूप से भी सुदृढ़ है और आर्थिक रूप से सुदृढ़ तो है ही। यानी यहां पर भारत के अंदर हम कृषि भूमि को एक सामाजिक यानी हम समझ सकते हैं कि कृषि भूमि का जो महत्व है वो किनके लिए होगा, जो लोग कृषि भूमि पर आजीविका के रूप में निर्भर है, यानी जिनकी आजीविका की पूर्ति कहां से हो रही है, कृषि भूमि से हो रही है, वो उनके लिए इसका महत्व है। और हम ये भी जानते हैं अगर कृषि भूमि की गुणवत्ता कम होगी, आपके पास जमीन है लेकिन वो बंजर है या उसमें अच्छी पैदावार, मिट्टी अच्छी नहीं है, अगर गुणवत्ता कम होगी तो उसका उत्पादन भी क्या होगा, कम होगा। ये सामान्य सी बातें हैं। यानी कृषि भूमि के लिए हम समझेंगे, कृषि भूमि जो होती है वो उन लोगों के लिए महत्व रखती है जो आजीविका के रूप में उस पर निर्भर करते हैं। अगर जिसके पास कृषि भूमि नहीं है उसे गरीब मानते हैं, इसलिए उसको आर्थिक महत्व के साथ सामाजिक महत्व भी दिया गया है। अच्छा, हम एक चीज और देखते हैं कि हमारे पास में भूमि कम है लेकिन जनसंख्या ज्यादा हो रही है और दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो हम पैदावार कैसे करें। इसके कारण एक तकनीक अपनाई जाती है, इसको कहते हैं भूमि
बचत तकनीक, भूमि बचत तकनीक। अब हम जैसे पास पैसा होता है हमारे पास में, उसको तो हम बचा सकते हैं, पैसे को तो हम उसको खर्च कम करके हम उसको कर सकते हैं, लेकिन भूमि की बचत कैसे करें? इसके दो तरीके होते हैं, भूमि बचत तकनीक के दो तरीके होते हैं। पहला तो कि जिस क्षेत्र में आप खेती कर रहे हैं उसमें ऐसी फसल बोई जाए जिससे आपको फायदा ज्यादा हो, यानी आपको मुनाफा हो, वो कम पैसे के अंदर या कम पानी के अंदर अच्छी पैदावार हो जाए और उसको बेचने पर आपको मुनाफा भी ज्यादा हो जाए। यानी क्षेत्र विशेष में, आप जिस भी क्षेत्र में कर रहे हैं, क्षेत्र विशेष में फसल विशेष की उत्पादकता बढ़ाई जाए, उत्पादकता बढ़ाई जाए। मैंने क्षेत्र विशेष का उपयोग क्यों किया? अगर आप मरुस्थलीय इलाके में रह रहे हैं तो वहां पर उस क्षेत्र के हिसाब से, अगर आप पानी जहां पर ज्यादा है तो उस क्षेत्र के हिसाब से, यानी क्षेत्र विशेष में फसल विशेष की उत्पादकता बढ़ाई जाए, उससे हम भूमि की ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। दूसरा कि भूमि का गहनतम उपयोग किया जाए, भूमि का गहनतम उपयोग, यानी इसको हम गहनतम उपयोग भी कहते हैं या इसको हम कृषि सघनता भी कहते हैं, कि कृषि सघनता की जाए। गहनतम उपयोग को ही हम कहते हैं कृषि सघनता, यानी गहनतम उपयोग किया जाए। अब आप बोलेंगे सर गहनतम उपयोग कैसे करेंगे? अरे भाई गहनतम उपयोग हम यूं करेंगे कि अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर क्या है, जमीन तो कम है, कृषि भूमि तो कम है, लेकिन यहां पर जनसंख्या ज्यादा होने के कारण, जनसंख्या हमारी यहां पर ज्यादा है, इसके कारण आपको जो मजदूर है वो आसानी से मिल जाएंगे, सस्ते मजदूर मिल जाएंगे, इसलिए आप गहनतम उपयोग करेंगे। गहनतम उपयोग का मतलब होता है कि एक कृषि वर्ष में आप कितनी बार पैदावार कर सकते हो, कितनी बार आप फसल कर सकते हो, वो इसमें गहनतम उपयोग में आता है। तो यहां पर भारत के अंदर कृषि भूमि तो कम है, लेकिन जनसंख्या ज्यादा होने के कारण हमको रोजगार, यानी जो मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं, वो क्या मिल जाते हैं, सस्ते रूप में मिल जाते हैं, सस्ते दर पे मिल जाते हैं, इसलिए हम करते हैं। ठीक है। अच्छा, यहां पर हमने कहा कि गहनतम उपयोग क्या होता है, यानी गहनतम उपयोग का मतलब समझ लीजिए कि एक कृषि वर्ष में आप जितनी बार फसल करते हैं, जितनी बार फसल करेंगे, जितनी बार, वो क्या होता है, उसका गहनतम उपयोग होता है, ज्यादा से ज्यादा फसल करें आप। अच्छा, इसमें कृषि सघनता क्या होता है, इसको समझिए आप। कृषि सघनता कैसे निकाली जाती है? कृषि सघनता, इसको हम सूत्र में ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, बड़े में ले लें कि कृषि सघनता कैसे निकालते हैं। कृषि सघनता निकालने का सूत्र होता है सकल बोया गया क्षेत्र, सकल बोया गया क्षेत्र बटे निवल बोया गया क्षेत्र, बटे निवल बोया गया क्षेत्र गुना 100। ये क्या होती है? कृषि सघनता होती है, यानी इसको इतना हमने यूज किया जो कि हमको भूमि की बचत करनी। तो दो तरीके हुए कि किसी फसल विशेष पर ध्यान दिया जाए या फिर भूमि का गहनतम उपयोग किया जाए। और हमारे पास में गहनतम उपयोग करने की जायज वजह है कि जमीन तो कम है, लेकिन हमारे पास में श्रमिक जो है सस्ते रूप में आपको मिल जाएंगे। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं सूत्र के रूप में। जैसे मान लीजिए एक आपके पास में खेती है, एक खेत है, खेत आपके पास में, जैसे मान लीजिए आपने निवल बोया गया, पूरे खेत पर खेती करी, वो कितना है, मान लीजिए 10 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। सकल आपने इसमें 2 बार खेती कर ली, तो 2 बार खेती कर ली, 10 + 10 यानी कितना हो गया, 20 हो गया। तो आपका कृषि सघनता कितनी हो जाएगी, यहां पर आप 20 सकल हो गया, निवल कितना है, 10 ही है, इंटू आपने 100 से काट दिया, आपने 0 से 0 काट दिया, तो यानी 200, यानी कितना हो गया, 200%, यानी कृषि सघनता कितनी होगी, 200% हो गई। ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ जाइए सूत्र क्या हुआ, कृषि सघनता का सकल बोया गया क्षेत्र बटे निवल बोया गया क्षेत्र इंटू 100। निवल यानी जितने भूमि पर आपने खेती कर सकते हैं, करी है, फसल उगाई और काटी है। सकल का मतलब एक कृषि वर्ष में आप जितनी बार भी फसल कर सकते हैं वो इसमें आता है। ठीक है, ये आप समझ गए। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, अब हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे यहां पर भारत के अंदर बात करें तो भारत में फसलें किस प्रकार से बोई जाती हैं। अब हम आते हैं पूर्णतः कृषि पर आ गए, हम पूर्णतः किस पर आ गए, कृषि पर आते हैं। और भारत में फसल ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं, उत्तरी भारत में कौन सी फसलें होती है, दक्षिण भारत में फसलें कौन सी होती हैं। हम जो पाठ पढ़ रहे थे भू संसाधन कृषि, उसमें कृषि पर आए हैं। तो देखो पहली जो ऋतु होती है खरीफ ऋतु होती है। खरीफ ऋतु को आपको रखना नहीं है, समझिए आप
कि यहां पर हम फसल की शुरुआत कर रहे हैं। अब ये शुरुआत कब होती है? जब हमारे पास मानसून आता है। तो यानी पहली बात तो ये कब की जाएगी? ये दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन पर शुरू करते हैं, आगमन पर शुरू करते हैं। अच्छा, आगमन पर शुरू करेंगे, कब आगमन होता है? हम जून से बात करें, मई जून से, तो ये जो फसलें बोई जाती है, ये बोई जाती है जून से सितंबर के, जून से बोई जाएगी और सितंबर तक इसको काट लिया जाता है। जून से सितंबर के मध्य बोई जाती है, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम मानसून के समय बोई जाती है और इसलिए इनको क्या कहते हैं हम? उष्ण कटिबंधीय फसलें भी कहते हैं। जो भी फसलें होती है वो क्या कहलाती है? उष्ण कटिबंधीय फसलें कहलाती हैं। आपको रटना नहीं है, जब मानसून आएगा तब आप इसको बोएंगे। मानसून कब आता है? जून में आता है। काटेंगे कब? सितंबर तक काट देंगे, ठीक है। और आपके उष्ण कटिबंधीय फसलें होती है। अच्छा, मुझे बताइए, यहां इन फसलों में सिंचाई की आवश्यकता होगी क्या? सोचिए, होगी क्या इनमें? अरे भाई, जब जून में बो रहे हैं, वर्षा हो रही है, तो फिर आपको सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इन फसलों में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पर फसलें कौन सी आ रही है वो देखिए। यहां पर हम फसलें लेंगे चावल, हम लेंगे कपास, हम लेंगे यहां पर बाजरा, मक्का और ज्वार। ये फसलें यहां पर होती है। उत्तरी भारत की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी कहां होती है हम इसकी चर्चा करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे। दक्षिण भारत में चावल तो होगा ही होगा, कपास नहीं होगा, बाजरा नहीं होगा, मक्का होगा, ज्वार होगा जैसे महाराष्ट्र में आपके, और मूंगफली भी होगा। ये आपके यहां पर ये फसलें होती हैं। तो समझ गए आप, दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के समय आती है, इसलिए जून शुरू करेंगे, सितंबर में इसको काट लेते हैं। और ये उष्ण कटिबंधीय मानसून की बात कर रहे हैं, तो इसलिए उष्ण फसलें भी कहते हैं और सिंचाई की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। अब हम जो अगली फसल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इसमें रबी की। कौन सी पढ़ेंगे हम इसमें? रबी की फसल पढ़ेंगे। तो रबी की फसल देखते हैं हम। रबी की फसल देखिए आप देखिए, इसमें आ गई आपके जैसे ऋतु, और यहां पर हम ले लेते हैं उत्तरी भारत और हम यहां ले लेते हैं दक्षिणी भारत में कौन कौन सी फसल है। चार्ट के माध्यम से समझ में आ जाएगा आपको। तो हम यहां पर लेते हैं, जैसे आप इसको समझिए, दूसरा लेते हैं हम रबी। अब देखिए, रबी की फसल है, ये सर्दी में बोई जाती है, मतलब ये मतलब अक्टूबर के बाद में। तो अक्टूबर से लेके मार्च, इसको बोने का समय जो होता है अक्टूबर से मार्च। अक्टूबर में बोएंगे और मार्च में इसको काट देंगे। अक्टूबर में बोना, ये बोने का समय है, बुआई का बोना यूं लिख दीजिए, और ये कटाई का समय है, ये बोना और कटाई का समय है। चूंकि वो उष्ण कटिबंधीय फसल है, यहां पर आपके सर्दी चालू आती है, इसको शीतकालीन, इसको शीतकालीन या शीत कटिबंधीय फसल भी कहते हैं, शीत कटिबंधीय फसल भी कहते हैं, ठीक है। आपके अक्टूबर से शुरू हो रही है। अच्छा, मुझे बताइए, इसमें सिंचाई की आवश्यकता होगी क्या? अरे होगी, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। बारिश नहीं हो रही ना, इसमें क्या होता है? सिंचाई की आवश्यकता होती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है। समझ रहे हैं आप? यहां पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। फसल कौन सी होगी? फसल होगी आपके गेहूं, जौ, चना और सरसों। यहां पर ये फसलें हो जाएगी। दक्षिण भारत में कौन सी होगी? दक्षिण भारत में वही चावल वापस आएगा। चावल है आपके, मक्का है आपके, ज्वार है और मूंगफली है, ठीक है ना। ये आपकी फसलें आपके यहां पर हो जाएगी। यहां पर आप क्लियर हो गए होंगे, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर ये अक्टूबर में बोते हैं, मार्च तक कटती है, शीतकाल शुरू हो जाता है, इसलिए इसको शीतकालीन कटिबंधीय फसलें कहते हैं। सिंचाई की आवश्यकता होती है। तभी आप देखते होंगे कि जो सर्दी का मौसम होता है, यानी आप अक्टूबर से मार्च में, यानी हमारे जब जनवरी फरवरी में बारिश होती है, जिसको मावट कहते हैं, वो हमारे गेहूं की फसलों के लिए, इन फसलों के लिए क्या होती है? लाभदायक होती है। हो जाए, नहीं होती है तो फिर सिंचाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो मावट आ जाती है, मावट
वो मावट क्या करती है, किससे संबंध है उसका, रबी की फसलों से संबंध है। तो रबी की फसलों के लिए वो लाभदायक होती है क्योंकि वो इसी समय होती है। और गेहूं के लिए हम कहते हैं, हमारे आसपास गेहूं उगता है तो हम कहते हैं कि गेहूं के लिए वो लाभदायक है। ठीक है, तीसरा जो है वो हम पढ़ते हैं इसके अंदर। तीसरा आप देखिए, तीसरा जो आएगा वो है आपके जायद। कौन सा आएगा, जायद। ये आपके उत्तरी भारत की बात हो रही है, ये आपके दक्षिणी भारत की बात हो रही है, दक्षिणी भारत की बात हो रही है। अगर आपको समझ में थोड़ा सा नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो भी देख सकते हैं स्लो करके, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तीसरी जो होगी वो जायद होगी। अब आपको देखो जायद, तो एक सेकंड माफ कीजिएगा, जायद। अच्छा देखिए, हम अगर बात करें, आपको मैंने कहा कि जून से लेके सितंबर तक हो गया, अक्टूबर से लेके मार्च हो गया, बच क्या गया, अप्रैल और मई बच गया। तो इसको बोते हैं हम अप्रैल से लेके मई तक, अप्रैल से लेके इसको मई तक हम इसको बोते हैं, अप्रैल से मई तक इस फसल को बोते हैं। बोते क्या है, उत्तरी भारत में हम इसमें बोते हैं, जैसे फल हो गई, सब्जियां हैं पूरी, और साथ में चारा। यहां पर भी सब्जियां चारा आती है, लेकिन चावल भी आता है दक्षिणी भारत में, चावल, सब्जियां और चारा। ठीक है, तो ये एक तरीके से जायद भी हो गया। आप इसको अगर आप देखेंगे, आप इसको यूं देखिए कि आप, ये आपकी यहां पर क्या थी, ये आपके खरीफ हो गया, ये खरीफ हो गया ना। खरीफ के अंदर भी देखेंगे आप, एक बात बताता हूं क्वेश्चन कहां से बनता है, खरीफ के अंदर भी आपके चावल आ रहा है। ठीक है, अगर आप रबी की बात करेंगे तो वहां भी चावल आ रहा है, और अगर आप जायद की बात करेंगे तो वहां भी चावल आ रहा है, तीनों में ही चावल आ रहा है। तो ऐसा क्यों, और चावल कैसी फसल है ये भी बताया था मैंने आपको कि अगर आप देखेंगे, चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल में आता है। चावल किस में आता है, आपके उष्णकटिबंधीय फसल में आता है। तो चावल तो एक उष्णकटिबंधीय फसल है, फिर ये तो पूरे दक्षिण भारत में हो रही है। इसका कारण क्या है कि दक्षिण, ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको यूं ध्यान रखिए कि दक्षिणी भारत में अधिक तापमान रहता है, वह अधिक आर्द्रता के कारण, अधिक तापमान व अधिक आर्द्रता के कारण वर्ष भर उष्णकटिबंधीय फसल की जा सकती है। उष्णकटिबंधीय फसल की जा सकती है, कटिबंधीय फसल की जा सकती है। आप समझ रहे होंगे। अगर प्रश्न आता है कि चावल जो है, हम ये देखते हैं कि दक्षिणी भारत में चावल की 3 फसल की जाती है, 3 फसल की जाती है एक कृषि वर्ष में, 3 रबी की भी होती है, आपने देखा होगा, खरीफ की भी होती है और जायद की होती है। तीनों में ही चावल उगता है ना। तो इसका कारण क्या है कि अधिक तापमान है और अधिक आर्द्रता है, उसी कारण यहां पर उष्णकटिबंधीय फसल मिल जाती है, पानी भी मिल जाता है और टेम्परेचर भी मिल जाता है। अच्छा, चावल की कौन कौन सी फसल होती है, देखिए आप, ये प्रश्न में आता है और आप हमेशा अपन भूल जाते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे, आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, ओ अमन बोराला, ओ अमन बोराला, है ना। अब देखिए आप, मैं ओ से याद करता हूं, ओ अमन बोरा, और ओ को कर दिया मैंने ओस। क्या कर दिया, ओस। अब मुझे बताइए सबसे पहले क्या होता है, अगर हम फसल जो बो रहे हैं तो हमारे पास में क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास में ग्रीष्म काल होता है, उसके बाद में ही बारिश आती है। तो ये जो फसल होगी वो ग्रीष्म काल में होगी। किसमें होगी, ग्रीष्म काल में होगी। जब गर्मी आती है उसके बाद में मानसून बनता है, हम भूगोल के विद्यार्थी आप जानते होंगे, तो फिर वर्षा होगी, तो यानी ये वर्षा काल में होगी। और अभी आपको बताया, ये पूरा चक्र बता दिया मैंने, जून से लेकर सितंबर। तो फिर उसके बाद में आपका गर्मी के बाद में वर्षा काल, और फिर बाद में लास्ट में होगा शीतकाल। कैसे होगा, शीतकाल। तो ये आपको याद कर लीजिए, ओस अमन बोरा, और ये आपके हो गया, ये ग्रीष्म काल में है, ये वर्षा काल में है और ये शीतकाल में है। ठीक है ना। तो आपको समझ में आएगा, ये चावल की 3 फसलें हैं और ये क्यों की जाती है, ये भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन बन जाता है। तो आप इसको याद रख लीजिए, अधिक तापमान होने के कारण दक्षिणी भारत में और अधिक आर्द्रता होने के कारण ये फसल यहां पर की जाती है, तीनों ही रूप के अंदर। ठीक है।
तो आपको ये समझ में आ गया होगा। हम अब आगे पढ़ते हैं कृषि के प्रकार। क्या पढ़ते हैं हम? कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार दो आधार पर पढ़े जाएंगे, एक तो आर्द्रता व नमी के आधार पर। आर्द्रता व नमी के आधार पर कृषि के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। देखिए आप कौन कौन से प्रकार हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। पहला जो प्रकार है उसको हम कहते हैं आर्द्रता और नमी के आधार पर है, तो इसको हम कहते हैं सिंचाई कृषि। क्या कहते हैं हम इसको? सिंचाई कृषि। सिंचाई कृषि। और जो दूसरा प्रकार है उसको हम कहते हैं वर्षा निर्भर कृषि। वर्षा निर्भर कृषि, यह इसका नाम होता है बारानी कृषि, यानी ऐसी कृषि जो वर्षा पर निर्भर हो, बारानी कृषि। क्या कहते हैं? वर्षा निर्भर कृषि या बारानी कृषि। कृषि के प्रकार है जो आर्द्रता और नमी के आधार पर। अब सिंचाई कृषि को भी दो भागों में बांटा गया है। सिंचाई कृषि को दो भागों में बांटा गया है। समझिए कौन कौन सी है, आप यूं समझ लीजिए। पहला जो आता है वो है रक्षित सिंचाई कृषि। रक्षित सिंचाई कृषि। रक्षित सिंचाई कृषि नाम से स्पष्ट है कि ऐसी कृषि जिसकी सिंचाई की जाए उस फसल की रक्षा के लिए। फसल की रक्षा के लिए अगर आपने सिंचाई नहीं करी, जैसे हम रबी फसलों की बात करते हैं, अगर हमने सिंचाई नहीं करी तो फसल नष्ट हो जाएगी। यानी यहां पर आप बात कर सकते हैं फसल की रक्षा के लिए की गई सिंचाई। और जो दूसरा प्रकार है इसके अंदर, हम इसी में कर लें, दूसरा प्रकार है जिसका, जैसे मान लीजिए आपने इसको ए ले लिया या इसको आपने क ले लिया, तो ख है आपका उत्पादक सिंचाई कृषि। उत्पादक सिंचाई कृषि, इसमें कौन सी कृषि आएगी? जिसमें आप फसल की सिंचाई कर रहे हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, यानी फसल के उत्पादन बढ़ाने के लिए जो कृषि, जो सिंचाई की जा रही है फसल के उत्पादन बढ़ाने के लिए अगर आप सिंचाई करते हैं तो वो आएगी आपकी उत्पादक सिंचाई कृषि। तो ये पहला प्रकार हो गया सिंचाई कृषि का। दूसरा है वर्षा निर्भर कृषि या उसको बोलते हैं बारानी कृषि। यहां पर कैसी है आप समझिए। यहां पर भी दो प्रकार हैं, वर्षा निर्भर कृषि और बारानी कृषि को। इसको हम थोड़ा सा आगे वाले पेज पर देखते हैं। वर्षा निर्भर कृषि व बारानी कृषि। तो अब देखिए यहां पर है वर्षा निर्भर कृषि, इसको बारानी कृषि कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, आप समझिए। पहला तो है शुष्क भूमि कृषि। शुष्क भूमि कृषि। और दूसरी जो होती है उसको कहते हैं, हम दोनों में पैरेलल के साथ लेके चल रहा हूं, दूसरा जो होता है वो बोलते हैं आर्द्र भूमि कृषि। आर्द्र भूमि कृषि। अब क्या होती है शुष्क भूमि कृषि, क्या होती है आर्द्र? देखिए नाम से स्पष्ट है कि ऐसी भूमि जो शुष्क हो, यानी हम बात कर सकते हैं हमारा पश्चिमी राजस्थान, बात कर सकते हैं हम गुजरात की बात कर सकते हैं, ऐसी जगह जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो वहां पर ऐसी कृषि की जाती है क्योंकि बारिश कम होती है। और ऐसी जो फसल होती है उसको हम क्या कहते हैं? शुष्क सहनीयता फसल भी कहते हैं। शुष्क सहनीयता यानी शुष्कता को सहन करने वाली फसलें भी कहा जाता है, जिनमें आता है आपका बाजरा आता है, जिनमें आपका मूंग आ जाता है ना, आपका बाजरा है, मूंग है, चना है, जो ऐसी फसलें यहां पर आ जाती है शुष्क भूमि कृषि के अंदर। उसको शुष्क सहनीयता फसल भी कहा जाता है। आर्द्र कृषि भूमि क्या होती है? आर्द्र भूमि कृषि जहां पर आर्द्रता हो, यानी ऐसी भूमि जहां पर फसल से जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा वर्षा हो, यानी ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। जैसे आपके आपके उत्तरी पूर्वी राज्यों की बात कर ले, पश्चिम बंगाल की बात कर ले, यानी जहां पर फसल की आवश्यकता से ज्यादा, फसल की आवश्यकता से ज्यादा क्या हो? वर्षा हो, या यहां पर बाढ़ या मृदा अपरदन जैसी समस्या हो, बाढ़ या मृदा अपरदन जैसी समस्या हो, तो वहां पर कैसी फसल उगाई जाती है जिनको पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। जैसे आप मान लीजिए चावल है, आपके जूट है,
या फिर आप गन्ना भी कह सकते हैं। ऐसी फसलों को यहाँ पर उगाया जाता है। तो कृषि के प्रकार में दो प्रकार आपने पढ़े। पहला हमने इसमें देखा सिंचाई कृषि देखा हमने, जिसको हम रक्षित सिंचाई कृषि और उत्पादक सिंचाई कृषि में बांटा। रक्षित यानी जिसको रक्षा के लिए, फसल की रक्षा के लिए सिंचाई की जाए, और उत्पादन के लिए, बढ़ाने के लिए की जाए तो उत्पादक सिंचाई कृषि आता है। और फिर हमने जो पढ़ा है वो है शुष्क भूमि कृषि, जिसमें पश्चिमी राजस्थान, गुजरात आता है। और आर्द्र जो भूमि कृषि है, इसमें आपके उत्तरी पूर्वी भारत की बात कर सकते हैं, और हम वेस्ट बंगाल की भी बात कर सकते हैं, ये इसमें आ जाता है। ठीक है, तो आपने ये सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम आगे थोड़ा सा और आगे चैप्टर को लेते हैं, और अब हम आगे पढ़ेंगे कि आपके खाद्यान्न फसल क्या होती है। अब हम आते हैं खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। इसमें हमने फसलें पढ़ ली, पूरी फसलों का प्रकार पढ़ा हमने, लेकिन जब से मुख्य बात क्या है बताइए, आपके पास फसलें कितनी हों, लेकिन हमारे लिए हम मेन मुद्दा रहता है, जो मेन बात रहती है, फोकस रहती है, वो रहता है खाद्यान्न फसलों पर। किस पर रहता है? खाद्यान्न फसलों पर। तो हम पढ़ेंगे अब खाद्यान्न फसलें। ठीक है, चाहे वो सिंचित कृषि में हो, चाहे वो वर्षा निर्भर कृषि में हो, कहीं पर भी हो, हम खाद्यान्न कृषि की बात करते हैं। तो खाद्यान्न कृषि की बात करें बच्चों, तो देखिए खाद्यान्न फसलें वो होती है जो हमारे भोजन के रूप में काम आती है, यानी वो फसलें जो भोजन के रूप में हमारी पूर्ति करती है, हमें मतलब काम में आती है, उपयोग में आती है, भोजन के रूप में उपयोग में आती है, उसे हम खाद्यान्न फसलें कहते हैं। और भारत के 2/3 भाग पर, यानी भारत के 2/3 भाग पर, यानी 2/3 भाग पर कुल बोए गए क्षेत्र में खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है। भारत के 2/3 भाग पर आपके खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है। संरचना के आधार पर, अब आगे देखिए, संरचना के आधार पर, यानी आप उसको देखेंगे, उसके आधार पर खाद्यान्न फसलें दो प्रकार की होती है। संरचना के आधार पर पहले आप समझ लीजिए, खाद्यान्न फसलें वो फसलें जो भोजन के रूप में उपयोग आती है, वो हमारी खाद्यान्न फसलें होती है, 2/3 भाग पर उगती है। और संरचना के आधार पर खाद्यान्न फसलें दो प्रकार की होती है। संरचना के आधार पर क्या होती है? पहला जो होती है उसको हम कहते हैं अनाज, और जो दूसरा होता है इसको हम कहते हैं दाल। दोनों ही खाद्यान्न है, लेकिन उसकी संरचना यानी बनावट के आधार पर है। अब अनाज जो होता है वो, अगर हम बात करें, वो हमारे देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 54% भाग पर उगाई जाती है। 54% भाग पर इसकी फसल होती है। जबकि दाल जो होती है वो कुल बोए गए क्षेत्र के 11% भाग पर इसका उत्पादन होता है। समझ रहे हैं आप? मैंने चार्ट के माध्यम से समझा है, मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज समझ में आ रही होगी। अच्छा, एक चीज और देखिए फैक्टर इसमें, कि अनाज है, भारत जो है वो विश्व के कुल अनाज उत्पादन का 11% भाग उत्पादित करता है। 11% भाग उत्पादन करता है। इस कारण पहले नंबर पर आता है आपका अमेरिका, दूसरे नंबर पर आता है चीन, और तीसरे नंबर पर आता है भारत। ठीक है, यहां पर आप समझ गए। अनाज को, अब आप देखिए, अनाज को दो भागों में बांटा गया है। अनाज, इसकी संरचना, एक तो है आपके उत्तम अनाज, दूसरा है आपका मोटा अनाज। कौन सा अनाज? मोटा अनाज। उत्तम अनाज क्या है? उत्तम अनाज हम देख सकते हैं, उत्तम अनाज है जो हम रेगुलर हम पूरे भारत में लेते हैं, गेहूं और चावल। और मोटा अनाज आपका मक्का हो सकता है, आपका बाजरा है, ठीक है, आपका ज्वार है, आप रागी भी ले सकते हैं, ये मोटे अनाज में आते हैं। दाल की बात करें, कुल बोए गए क्षेत्र के 11% भाग पर होती है। ये इसमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है, और ये नाइट्रोजनीकरण एक प्रक्रिया के द्वारा भूमि को उर्वरक भी बनाती है, यानी उपजाऊ भी बनाती है। इसलिए इसको करना भी जरूरी होता है, करते तो भूमि उपजाऊ हो जाती है।
ठीक है बेटा। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये भूमि तो उपजाऊ बना रही है क्या? तो आपने पढ़ा होगा राइबोजियम, जो आपने पढ़ा होगा 10th में 9th में, कि उनके वहां पर जो जड़ें होती हैं उस पे नाइट्रोजन की क्रिया करती है, भूमि के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलती है और वहां पर नाइट्रोजन की एक मात्रा बढ़ जाती है। अच्छा, यहां पर हम इसमें देखेंगे कि दालों के अंदर कौन कौन से है। तो दालों में जो मुख्य है हम पढ़ेंगे चना और अरहर, चना और अरहर। ठीक है, तो ये आपका आया। हमने इसको अभी पढ़ा कि भाई खाद्यान्न फसलें पढ़ रहे हैं, वे फसलें जो भोजन के रूप में उपयोग में आती है उन्हें हम खाद्यान्न फसलें कहते हैं। देश के 2/3 भाग पर ये कुल मतलब जो फसल होती है उस पर की जाती है। और फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो अनाज है, एक से आपने अनाज पढ़ लिया, फिर उसके बाद में आपने, हाँ माफ कीजिएगा, संरचना के आधार पर ये अनाज आ गया और दाल आ गई। अनाज कुल बोए गए क्षेत्र के 54% भाग पर, ये 11% भाग पर। अगर हम पूरे विश्व के रेफरेंस से बात करें तो भारत तीसरे नंबर पर आता है, उत्तम अनाज और मोटा अनाज। पर यहां पर दाल जो प्रोटीन की प्रचुर मात्रा है और नाइट्रोजन की क्रिया करती है, और चना और अरहर इसमें पड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको इस समझ में आया होगा। अब हम जो नेक्स्ट जो आगे वीडियो में पढ़ेंगे उसमें हम अनाज को पढ़ेंगे, जहां पर हम गेहूं को पढ़ेंगे, चावल की कौन सी मिट्टी चाहिए, किस प्रकार का इसमें पानी चाहिए, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी हम पढ़ेंगे, और हम दालों को पढ़ेंगे, तिलहन को पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे मिलूंगा। इसी ही ऊर्जा के साथ आप पढ़ते रहिए और इसी ऊर्जा के साथ मैं आपका सहयोग करता रहूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।